नमस्कार साथियों, मैं बीकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक साथियों वोल्ट होता है, जबकि कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आवेश का कूलम्ब होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में, तो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाले अधातु है ब्रोमीन। धातु की बात होगी तो साथों धातु हो जाएगी गैलियम, और द्रव धातु तो आपको पता है कि पारा है। अगला सवाल देखें, कहता है दूध किसका घटिया स्रोत है, तो साथियों दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका ये घटिया स्रोत है, जबकि कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब पाया जाता है। अगला सवाल, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कोई भी पदार्थ को साथियों लकड़ी हो या कुछ भी हो, उसको हम अगर कोयला हो उसको अधूरे जलाते हैं तो उससे साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और पूर्ण जलेगा तो CO2। अगला सवाल कहता है विटामिन, वह विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने के लिए प्रभावी होता है, तो यह है विटामिन के। और साथियों आँखों के लिए विटामिन आदर्श जो है वो है विटामिन ए, और हड्डियों के लिए अनिवार्य है विटामिन डी। अगला सवाल देखिए, कहता है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो पार्किंसन बीमारी साथियों जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, तो इस बीमारी को निजात दिलाने के लिए साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था आर्विड कार्लसन को। अगला सवाल देखें, कहता है अदरक जो है ये तना है, जड़ नहीं है, तो अदरक तना है साथियों। तना में आपको पता है कि जैसे कि प्याज आता है, हल्दी आता है साथियों, अदरक आता है और आता है आलू, तो इसमें तना है इसलिए कि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, कहता है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या बराबर साथियों होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या किसी भी सेल में साथियों तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा अनिवार्य रूप से, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहता है। तो यहाँ पर आपका जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है 18 और न्यूट्रॉन 20 है, तो 18 20 38। अगला सवाल देखिए, कहता है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो सौर ऊर्जा साथियों किसको ATP में बदलती है, तो ये बदलती है साथियों क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को साथियों पौधे का रसोई घर कहा जाता है, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं रहता है, तो वायरस के कोशिका में साथियों कोई एंजाइम नहीं रहता। इसको ये साथियों दोनों तरफ से जो है काम करते हैं, यानी कि अगर जाएगा सजीव में तो सजीव की तरह, निर्जीव में प्रवेश करेगा तो निर्जीव की तरह कार्य करेगा। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली है, तो आयोडीन मिली होती है साथियों थायरॉक्सिन हार्मोन में। अगला सवाल देखिए, एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो साथियों यह पुस्तक लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जबकि फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक साथियों लेमार्क के द्वारा लिखा गया था, और साथियों कार्लस लिनियस के द्वारा लिखा गया था सिस्टम ऑफ नेचर। अगला सवाल देखें, कहता है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो ये साथियों कौन सा पदार्थ है, तो यह है सोलानाइन। अगला सवाल देखिए, कहता है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो फायर अलार्म में साथियों फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो रोग साथियों बेरी हो जाता है, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी होती है, इसीलिए हो जाता है बेरी के रोग। अगला और बात देखें साथियों, सूखा रोग विटामिन D के कारण से, आयोडीन के कमी से घेंघा रोग, और लोहे के कमी से रक्त आल्पा। अगला सवाल देखें, सूची 1 को सूची 2 में मैचिंग कराना है,
कहता है इन्हें एक तरफ पदार्थ है, इस एक तरफ जो है इनका अनुप्रयोग है। तो नीला थोथा का प्रयोग साथियों कवकनाशी में किया जाता है। ईओसिन का प्रयोग लाल स्याही में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में, और जिंक फास्फाइड का प्रयोग रोडंटशाही अर्थात कृंतकनाशी में प्रयोग किए हैं, यानी कि चूहे विषरोधी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का साथियों रक्त जो है सफ़ेद होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? तो साथियों वो जो है उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी यानी कि मिश्रित ग्रंथि है? तो यह है साथियों अग्नाशय ग्रंथि। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं साथियों, विटामिन है एक तरफ उसका स्रोत है। विटामिन B6 धान की चोकर अर्थात राइस ब्रैन ये सत्य है। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, साथियों विटामिन B2 नहीं विटामिन D में होता है कॉड यकृत तेल, तो यही जो है आपका गलत है। और विटामिन E में गेहूं अंकुर तेल ये सत्य है। और विटामिन K अल्फा ये भी सत्य है। अगला सवाल देखिए, कहता है पशुओं को दिया जाने वाला जो है एक दर्द निवारक जो साथियों वो रसायन है जो कि भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो वो साथियों रसायन जो है वो है डिक्लोफिनेल। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर साथियों असम राज्य है। अगला सवाल देखिए, कहता है कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? साथियों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है साथियों, तो जिनमें ऑप्शन जो आपका दिया गया है एक गुजरात और झारखंड त्रिपुरा ये है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नहीं तो साथियों मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद साथियों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल पर इन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है। और कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन के लिए अनिवार्य रहता है। अगला सवाल देखिए, एक तरफ जो है साथियों चक्रवात दिया गया है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित देश दिया गया है। तो विली ऑस्ट्रेलिया में बहती है, हरिकेन अमेरिका में बहती है और टाइफून चीन सागर में। तो आपका आ गया 2-3-1 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कहता है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो दंडकारण्य अभयारण्य है और ये पठार ये सब छत्तीसगढ़ में है। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय है नदी है? तो साथियों हिमालय पार जो नदियों का उद्गम भारत में नहीं है तो वो हिमालय पार है, जैसे सतलज हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। इनकी उत्पत्ति मानसरोवर झील तिब्बत से होती है। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मिलान करते हैं साथियों, तो मिलान करेंगे तो कहता है साला झील तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, बरखल झील हरियाणा में है और लोकटक झील मणिपुर में है, काली बेली झील तमिलनाडु में है। 1 2 3 4 यानी कि ये जो है सीरियली रूप से मैचिंग किया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो कश्मीर घाटी साथियों पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। अगला सवाल देखिए, कहता है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो साथियों इम्फाल बेसिन सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वो नदियां हैं साथियों दामोदर नदी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसके साथ साथ साथियों नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदी भी है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सी एक चोटी जो है भारत में अवस्थित नहीं है? तो साथियों ये जो है गुरला मांडता चोटी ये भारत में नहीं है, ये साथियों पूर्ण रूपेण तिब्बत में है मानसरोवर झील के आसपास। अगला सवाल देखिए, कहता है
भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान से पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती है। तो उत्तर पश्चिमी मैदान में जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो जाड़े के दिन में वर्षा होती है वो साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये नदी है साथियों लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है। राजस्थान में साथियों ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है वहीं पर। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किस में पंपा घास का मैदान है? तो पंपा साथियों अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था साथियों? तो ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल है साथियों भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर और साथियों रोपर सतलज नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अगला सवाल देखिए, कहता है 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन साथियों ये कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें साथियों मूल अधिकार के प्रस्ताव को मांग किया था और मूल अधिकार साथियों का जो है प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? साथियों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये तीनों रचना हर्षवर्धन की है, जबकि हर्षचरित साथियों बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। अगला सवाल देखें, महावीर का जन्म साथियों 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था साथियों पावापुरी में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो वो लिपि थी साथियों खरोष्टी। अगला सवाल देखें, कहता है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किया करता था साथियों पुर्तगालियों ने। अगला सवाल है सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में, जबकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे साथियों श्याम जी कृष्ण वर्मा और 1905 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। अगला सवाल देखें, कहता है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था साथियों 1929 ईस्वी में हुआ था मेरठ षड्यंत्र, जिसमें उनके सहित साथियों कुल 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। मेरठ षड्यंत्र 1929 में। अगला सवाल कहता है निम्न घटना को कालक्रम में सजाना है, व्यवस्थित करना है। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु की बात करें तो साथियों इनके जन्म हुआ था 1845 में और मृत्यु हुआ था 1914 में। और गांधी जी का दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 को। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुआ था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। तो आपको इस प्रकार से हो जाएगा, पहले 4 आएगा तो पहले 4 आएगा, फिर उसके बाद साथियों 2 आएगा तो 4 2 1 3, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, कहता है हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत मिलता है? तो यह साथियों कलिंग राजा खारवेल का इसमें जानकारी मिलती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। तो व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार से है घटना, जैसे हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के समय में 1882 ईस्वी में हुआ था। और सेडलर आयोग साथियों ये शिक्षा से ही सारे संबंधित हैं। तो सेडलर आयोग की स्थापना की साथियों बात करें तो 1917 में हुई थी। और वुड डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र 1854 में हुआ था। और साथियों सार्जेंट आयोग की बात करें, सार्जेंट योजना की, तो 1944 में हुआ था। ये सारे के सारे शिक्षा से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से आप जो है मैचिंग करा सकते हैं। जैसे पहले सी होगा फिर उसके बाद ए होगा। सी ए किस में है साथियों? तो सी ए जो है आपका विकल्प नंबर डी में मौजूद है, सी ए बी डी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था जो है विदेशी व्यापार से संबंधित था?
साथियों एक ही प्रकार के जो व्यापार करते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। उस स्थानीय जगह को नगरम कहा जाता था। और जो पूरे विश्व लेवल पर व्यापार करता था विभिन्न देशों में, तो साथियों उनका नाम रखा गया था नाना देशी। अगला सवाल देखें, कहता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। तो इसकी जानकारी साथियों हमें किससे मिलती है? तो ये है साथियों अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है। अगला सवाल देखिए, कहता है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरक्षा के दृष्टि से साथियों अपने पड़ोसी राज्यों पर जो है मराठाओं द्वारा कर जो लिया जाता था वो था चौथ, 1/4 भाग। और सरदेश मुखी भी साथियों उन्हीं ये मराठा साम्राज्य के साथियों शासनकाल के 2 प्रमुख कर हुआ करता था, चौथ और सरदेश मुखी। अगला सवाल, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द न मारे जाने योग्य के श्रेणी में डाला जाता था गाय के लिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है? तो साथियों धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 है। इनके बीच जो है आपका अनुच्छेद 26 आता है जो कि धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है, और 25 में धर्म एवं आचरण मानने की स्वतंत्रता। और 23 में साथियों बालात श्रम का प्रतिषेध है उसमें और 24 में साथियों बाल श्रम का प्रतिषेध है, और अनुच्छेद 28 में तो धर्म के बारे में ही उल्लेख है। अगला सवाल, कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 60 के बीच में साथियों 3 प्रकार के आपातों प्रबंध किया गया है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। 352 का प्रयोग 3 बार हुआ है और 56 का प्रयोग राज्य पर निर्भर करता है, और 360 अभी तक नहीं हुआ है। 368 में है संविधान संशोधन। अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद है साथियों 243 के जी के तहत इन्हें दी गई है। और ये पंचायती राज त्रिस्तरीय होते हैं जो कि LM सिंघवी समिति के द्वारा 1946 में इसने पेशकश की थी। अगला सवाल है साथियों, कहता है भारत के वरीयता क्रम में साथियों व्यवस्थित करने के लिए कौन सा पहले आता है, कौन उसके बाद आता है? यानी सबसे पहले कौन आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो पहले साथियों होता है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति जो कि 2 नंबर में आपको मौजूद है, फिर आएगा साथियों तीसरे पर प्रधानमंत्री, उसके बाद चौथे पर आएगा राज्यपाल, और 5वें पर आ जाएगा साथियों भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 6ठे पर आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष, और 7वें पर आ जाएगा साथियों कैबिनेट मंत्री में जो स्तर के होंगे। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट पर द्वारा दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में दी गई थी। अगर बात करें साथियों सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम अर्थात पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909, तो इसमें सांप्रदायिक जो है आधार पर साथियों निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 जिसे कहते हैं, तो इसमें साथियों प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम में। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का आशय यही है साथियों कि शून्यकाल पहले जान लेते साथियों 12 से 1 बजे के बीच होता है, और प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे होता है। तो प्रश्नकाल और कार्य की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो यही है आपका शून्यकाल। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है साथियों प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और इसकी अध्यक्षता सत्ताधारी दल के नेता करते हैं, और 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। और साथियों अगर बात करें लोक लेखा समिति, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से विपक्ष दल का नेता इसकी अध्यक्षता करते हैं। साथियों कहता है सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा अनुच्छेद है? कहता है अनुच्छेद 39 में कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39A ये सत्य है, और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 ये भी सत्य है। नागरिकों के लिए है जो साथियों समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये भी सत्य है, और अनुच्छेद 48 में कहा गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, साथियों ये है अनुच्छेद 50 में। तो यही आपका जो है गलत है। अगला सवाल देखिए,
कहता है भारत की संविधान सभा ने निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 22/7/1947 को अपनाया था, 22 जुलाई 1947। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की 11वीं सूची में साथियों पंचायती राज को कुल 29 विषयें प्रदान की गई है और 12वीं अनुसूची में साथियों नगर पालिका को 18 विषय। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो साथियों मैत्री अमी, ये 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में जो है 6ठी अनुसूची में विशेष उपबंध दिया गया है, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो त्रिपुरा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से भारत के संविधान के किसमें जो साथियों है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। तो ये प्रावधान है साथियों भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है और मूल कर्तव्य में भी है, अर्थात अनुच्छेद 51 के क में भी है और 48 के क में भी जो है साथियों इसका जिक्र है। अगला सवाल देखिए, तो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की? तो साथियों अनुच्छेद 43 में ए जोड़ा दिया गया जिसमें श्रमिकों के प्रबंध की भागीदारी सुनिश्चित की और यह 1976 में हुआ था। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो सही यही है साथियों कि इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार किया गया था अनुच्छेद 162 में। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो कहता है साथियों न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन साथियों ये हुआ था 38वां संविधान संशोधन के द्वारा और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था। तो यह था साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978 और मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और साथियों उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का गठन साथियों 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। लोकसभा का भी साथियों गठन 1952 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने के लिए अधिकृत है? तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो यह है साथियों पहल योजना और इसको साथियों 2013 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही साथियों की 15 से 59 वर्ष की जो है जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इसीलिए जो है भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, तो कहता है कि समवृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो समवृद्धि की सीमा की अवधारणा साथियों ये प्रतिपादित किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साथियों और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला सवाल है, कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो साथियों ये जो है मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग उनके जगह ले लिया है, ये करता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 और नीति आयोग की स्थापना जो उनके जगह लिया था तो ये था 1 जनवरी 2015। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स, ABC इंडेक्स बोले तो साथियों यह है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स जो है किससे संबंधित है? तो ये साथियों शिक्षा से संबंधित है। ये साथियों स्वास्थ्य से संबंधित है ABC इंडेक्स।
अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है साथियों मनरेगा। मनरेगा है साथियों, यानी कि ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जगह लिया था। तो नरेगा का शुरुआत 2006 में हुआ था, इसको नाम बदलकर मनरेगा कर दिया 2009 में। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा साथियों आय की विषमता का पता लगाया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि है? संपोषणीय और तीव्रतम विकास है। संपोषणीय वृद्धि और तीव्रतम विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। अगला सवाल देखें, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था साथियों कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि 5 पर x² + 2x + 7 बराबर 125 पे है साथियों पावर में 2x + 1 हो तो x का मान क्या होगा? साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 5 का क्यूब है तो यहाँ पर 3 से गुना और यहाँ पर भी 3 होगा, 3 से गुना 1 में भी, तो ये हो जाएगा साथियों x² + 2x + 7 बराबर हो जाएगा साथियों कितना, 3 दूने 6x + 3। इनको सॉल्व कीजिएगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो साथियों डायरेक्ट आप 2 को रखते हैं तो 2 दूना हो जाएगा x² है तो 2 दूना 4 + 2 दूना 4 + 7 तो कितना हो गया 15। अब इधर देखते हैं साथियों 2 पर यहाँ पर जो है 2 दूना यहाँ पर हो गया है मेरा 6x, क्योंकि 3 है पावर, 3 दूना 6x और प्लस यहाँ पर भी है 3, तो 6 दूना 12 करेंगे तो 6 दूना होगा 12, 6x है तो 6 दूना 12 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 15 आ गया 2 रखने से। अगला सवाल देखिए, कहता है 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति जो है 90 किलोमीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। अगर साथियों समान दिशा में चलेगा तो दूरियां, इसकी लंबाई भी घटेगी और चाल भी घटेगी, लेकिन जब विपरीत में चलेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो साथियों क्या होगा, चलिए देखते हैं। 150 मीटर प्रत्येक की लंबाई है तो लंबाई कितना हो गया 300 मीटर। अब कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दोनों की गति है, तो 90 कितना हो गया 180। 180 1 किलोमीटर घंटा में हुआ, इनको हम बदलते हैं 5/18 से भाग देते हैं मीटर प्रति सेकेंड के लिए, तो 18 दही 180 यानी कि यहाँ पर 10 है, तो 10 है तो ये शून्य कट गया, 5 6 30 कट गया, तो मेरा आ गया 6 सेकेंड। अगला सवाल देखिए, कहता है √100 में है 841 और √100 में है 3249, तो कहता है इसके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएगी? प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इससे अनंत तक। तो देखिए साथियों 849 किसका वर्ग है? तो 29 का वर्ग है, और ये 3249 किसका है? तो साथियों 57 का वर्ग है। अब ये नहीं लेना है, इनके बीच में लेना है, तो बीच में साथियों कुल 27 एक्स आएगी, क्योंकि 30 लेंगे और यहाँ अंतिम संख्या 56 लेंगे, तो इस प्रकार से कुल दोनों के बीच में 27 संख्या होगी। अगला सवाल, x + y का 20%, x - y का 50% है, तो x y का अनुपात क्या होगा? तो साथियों x y का 20% यहाँ पर दिया है तो 20 हो गया, x - y का 50 है तो यहाँ पर हम 50 कर देते हैं। अब 50 कर दिए साथियों, तो अब यहाँ पर देखिए 20x हो गया प्लस 20y हो गया बराबर 50x - 50y हो गया। अब साथियों ये जो है दोनों को समान करते हैं, जैसे 20x है इधर 50 है, तो 50 इधर आएगा x तो हो जाएगा साथियों 30x, 20 यानी इधर आएगा तो माइनस होगा, 30x इधर हो गया बराबर में। अब ये 50 माइनस में है, 20 यहाँ पर है प्लस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 50 + 20 करेंगे तो 70y हो जाएगा। तो मेरा y बराबर आ गया, ये 0 कट गया, तो y बराबर मेरा 3 आ गया और x बराबर 7। तो x अनुपात y कह रहा है तो 3 अनुपात हो जाएगा कितना, ये x अनुपात y है ना, तो x का मान मेरा 7 ना आया है, तो 7/3 होगा, y का मान यहाँ पर 3 है। अगला सवाल देखिए साथियों,
कहता है एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण दिया गया है 25 सेंटीमीटर और भुजा दिया गया है 3:4 के अनुपात में, तो विकर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है। इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन। साथियों इनको 2-3 स्टेप में बनाना होगा, तो ये आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पर जो है 3 से भाग देंगे, यानी कि एक हो जाएगा साथियों, ये 5 से गुना करेंगे, एक 15 सेंटीमीटर भुजा होगा, एक होगा 5 चौके 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप जो साथियों बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल देखें, कहता है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 2 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बटे में है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। साथियों इसको बनाने के लिए बना भी सकते हैं, तो ज़्यादा समय लगेगा। आप ऑप्शन बाय रख देते हैं। यहाँ पर हमने 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब 1 का लॉस हो लेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही बार में लगेगा, तो 1 + 1 ऊपर में हो जाएगा 2, तो 2 बटे 1 मतलब हो गया मेरा 2। अब यहाँ भी आप 1 रखिए, 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 है, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 1। तो साथियों यहाँ पर जो है 1 + 1 हो गया, ऊपर में 2, नीचे में 1 + 1 करेंगे तो हो गया 2, 2 में से 2 गई कटा तो मेरा 1 आ ही गया बाय ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, कहता है एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है। यदि वह 10% छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपया कम प्राप्त होता, तो अंकित मूल्य क्या होगा। 2 बार साथियों घट रहा है, तो 2 बार घट रहा है, यानी कि ये दोनों का अंतर होता है, जितना रुपया का अंतर हो रहा है, रुपया बटे प्रतिशत में अंतर। तो 10 और 5 के बीच कितना 5 का अंतर हो रहा है, क्योंकि दोनों बार छूट हो रहा है। अगर लाभ होता है एक में हानि तो जुट जाता, और दोनों समान है तो घट जाएगा। लाभ रहता तो भी घट जाता, हानि है तो भी घट जाता। लाभ हानि अगर रहता तो इसमें जुट हो जाता नीचे। गुना करेंगे 100, यानी कि अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना 5 × 25, तो हो गया 5 × 100 बराबर 500। अगला सवाल देखिए, कहता है एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं और वो 50 अंक प्राप्त करते हैं, 4 अंकों से असफल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 4 अंक से असफल हुआ तो परीक्षा ये 54 अंक लाता तो पास हो जाता, बटे 45%। अंक को अंक से यानी कि पास को पास से भाग दिए हैं और गुना करना है कुल के लिए अधिकतम, यानी कि अधिकतम 100 होता है। तो यहाँ 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 5 × 20 = 100, ये हो गया 20 × 120 से। तो आपका बी नंबर आंसर आ गया। अगला सवाल देखें, कहता एक कार्य को 10 औरत 7 दिन में पूरा करता है और उसी कार्य को जो है 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, तो इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। इनको बनाते हैं साथियों। तो इनके बनाने के लिए पहले हम दोनों का क्षमता देख लेते हैं। 10 × 7 कर दिए, उधर बराबर में कर दिए हैं। यह है औरत, 10 × 7 बराबर हो गया औरत, हो गया यहाँ पर औरत, और यहाँ पर हो गया बच्चा। बच्चा है 10 × 14, तो 10 × 14 यहीं पर हम देख लेते हैं। औरत बराबर यानी कि फीमेल बराबर हो गया साथियों, फीमेल बराबर हो गया 10 × 7 बराबर हो गया बच्चा, यानी कि चाइल्ड हो गया, सी से देते हैं, गुना 10 × 14 दिन में। तो ये 10 आपका कट गया, ये 7 × 7, 7 दूना 14। तो फीमेल बराबर मेरा आ गया कितना, फीमेल बराबर आ गया 2, चाइल्ड बराबर हो गया 1, यानी कि महिला 2 काम करेगी और बच्चा 1 काम करेगा, यानी बच्चा जो है महिला से आधे काम करेंगे। इतना तो आ गया, यानी कि 1 महिला बराबर हो गया 10, ये जो है 2 बच्चा। चलिए अब बनाते हैं, अब तो इजी में हो जाएगा। कहता है 10 औरत जो है 7 दिन में काम करता है, तो 10 औरत 7 दिन में 7। अब कहता है इसी कार्य को 5 औरत प्लस 10 बच्चा, तो 5 औरत तो 5 हो गया और 10 बच्चा, 10 बच्चा का मतलब हो गया कि 5 औरत, क्योंकि 1 औरत 2 काम करता है तो 10 बच्चा जो है 5 काम करेगा, तो 5 + 5 यहाँ पर हो गया गुना 10। कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। तो 0 0 कट गया, बच गया x बराबर 7, तो आंसर आ गया डी। अगला सवाल देखें, कहता है शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत उम्र जो है 23 वर्ष था। 5 वर्ष बाद उसके पति 5 वर्ष के बाद उसके पास एक बच्चा 1 वर्ष का बच्चा है। अब वह पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगा। चलिए साथियों इसको देखते हैं। 23 औसत आयु है पति पत्नी का, तो 23 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। कहता है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद जो है तो 5 दूना 10, दोनों का 10 वर्ष बढ़ेगा।
उसके पास एक बच्चा है 1 वर्ष का, तो +1 होगा, तो 46 10 56 1 57 हो गया। और कुल मिला के परिवार में 3 सदस्य हैं, पति पत्नी और बच्चा, तो 3 से भाग देंगे, तो 19 बार में लग जाएगा, 19 तिया 57, 19 वर्ष। अगला सवाल देखें, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई क्या होगा? तो भुजा की लंबाई साथियों यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ये हो गया आपका विकर्ण। अब ये है साथियों 24, तो ये होगा 12 और 12 इधर होगा, पूर्ण है 24, और यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर 16 होगा। साथियों इसका जो है रूट अंडर कर देंगे स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा मेरा भुजा। तो 12 के 16 है, 16 के स्क्वायर के रूट अंदर प्लस 12 के स्क्वायर के रूट अंदर, 16 के स्क्वायर के रूट अंदर प्लस 12 के स्क्वायर के रूट अंदर, तो 16 है। 256 से 256 प्लस 144, 256 प्लस 144 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 400 रूट अंदर में। तो 400 किसका वर्ग है? 20 का है। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है, यदि इनकी ऊंचाइयां भी समान है तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? तो साथियों वक्र पृष्ठ के लिए शंकु का पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं L, तो हो जाएगा साथियों इसका 2r, रूट अंडर में होगा 2r इनकी तिर्यक ऊंचाई। तो करते हैं क्या साथियों, पाई आर स्क्वायर बराबर करते हैं पाई आर एल, एल का मान हो गया रूट अंडर 2r। तो साथियों पाई पाई आपका कट गया और r यहाँ पर बचा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये r बचा 1 है, r बराबर हो गया रूट 2r। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया एक बार में। तो साथियों 1 अनुपात जो है आपका कितना आ गया? रूट 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका मान इधर हो जाएगा, इसका इधर, तो रूट 2 अनुपात 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके वक्र पृष्ठ, क्योंकि शंकु का पहले है साथियों और उसके बाद जो है होगा अर्धगोला का। अगला सवाल देखें, कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है 12 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर तथा 15 मीटर की लंबी छड़ को रखना चाहता है, तो इस कमरे में वह अधिकतम कितने छड़ को रख पाएगा? छड़ जो है आपका कितना है? 4 गो है। तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें एडजस्ट होता है। तो इसके लिए साथियों रूट अंडर करते हैं पूरा, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 16, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 44 144 16 हो गया 160, 9 169, 169 हो गया साथियों रूट अंदर में 169। तो किसका है? तो यह है साथियों 13 का वर्ग। 13 मीटर तक के जो आएगा तो उसको रख लेंगे, तो 14 मीटर नहीं जाएगा इसमें, 12 मीटर जाएगा और 13 मीटर जाएगा, 2 गो छड़ जाएगा, तो हो जाएगा कि 2 छड़ केवल रख सकते हैं, 15 14 वाले नहीं इसमें अर्जेस्ट होगा। अगला सवाल देखें, कहता यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य m है और छोटी m है तो क्या होगा? 10 साथियों माध्यिका है, 10 अभाज्य संख्या है, तो प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2 होता है और 3 होता है। उसके बाद साथियों अंतिम में जो हो जाता है 10वां अभाज्य संख्या, वो है 29। इन सब को साथियों ऐड करते हैं माध्य निकालने के लिए, यानी कि छोटी m बराबर होगा कितना साथियों? छोटी m बराबर, इन सब को ऐड करेंगे समूल्य रूप से तो हो जाएगा छोटी m बराबर होगा साथियों 2 से 29 तक को जोड़ेंगे अभाज्य संख्या तो हो जाएगा 130। 130 बटे हो जाएगा साथियों 10 है तो 10, यानी कि 13 हो गया मेरा छोटी m। अब साथियों कहता है माध्यिका, तो माध्यिका हो जाता है बीच का संख्या 2 है तो वो 11 और हो जाएगा साथियों 13, 11 प्लस 13, 11 13 हो गया बटे 2, तो 24 बटे हो गया साथियों 2, यानी कि 12 हो गया मेरा माध्यिका। अब कहता है क्या होगा? तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, क्योंकि माध्यिका जो है छोटा है और माध्य जो है बड़ा है। माध्य हो गया 13 और माध्यिका हो गया 12। अगला सवाल देखें, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? साथियों प्रत्येक 5 वर्ष में दोगुना होता है, तो 5 वर्ष में दोगुना हो गया, फिर अगले 5 वर्ष यानी कि 10 वर्ष में 4 गुना होगा, फिर अगले 5 वर्ष में यानी कि 15 वर्ष में साथियों 8 गुना होगा। यह दोगुना हो रहा है प्रतिवर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज में दोगुना होगा, साधारण ब्याज में उतना बढ़ता है लेकिन इसमें दोगुना होते जाता है। फिर 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 दूने 16 गुना,
तो 16 गुना 112 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 गुना 112, 16 गुना 12 तो 192 हो जाएगा हज़ार, 1,92,000। अगला सवाल देखें, कहता है किसी सांकेतिक भाषा में जो है कोड में C को B लिखा, यानी कि कंप्यूटर को जो है BNLOSTDQ लिखा है, यानी कि एक यहाँ से बड़ा C हो गया, B से NOLM और उसके बाद OPTUSTDE और QR। इस प्रकार से साथियों आपको बढ़ना है तो हो जाएगा RSNOEFSTVWAZ, यानी कि ये इस प्रकार से बढ़ जाएगा QR और DE, एक एक बढ़ गया। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में जो है 18वें स्थान पर है, तो आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? आखिरी से होगा साथियों 49 माइनस 18 करेंगे प्लस 1 करेंगे, क्योंकि इसका मान मैंने 2 बार जो है ऐड कर लिया। तो 49 माइनस 18 करेंगे प्लस 1 करेंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों 32, क्योंकि 49 में से 18 घटाएंगे 31 प्लस 1 32। अगला सवाल देखें, कहता है रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया और 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह जो है दक्षिण की तरफ मुड़ा और पुनः 5 किलोमीटर चला। तो साथ और उसके बाद कहता है वह पुनः जो है दक्षिण की तरफ 5 मीटर चला, फिर कहता है पुनः वह पूर्व की ओर जो है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला और अंत में वह जो है अंतिम बार उत्तर की तरफ मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है? चलिए साथियों, सबसे पहले जो है ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया साथियों। यहाँ से जो है उन्होंने यहाँ पर चला पहले 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ, फिर कहता है दक्षिण की ओर मुड़ा था तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चलेगा दक्षिण की ओर। फिर कहता था यहाँ से जो है वह पूर्व की ओर चला था 2 किलोमीटर, चलिए यहाँ पर चला देते हैं 2 किलोमीटर। फिर कहता था यहाँ से उत्तर की ओर जो है उन्होंने 9 किलोमीटर चला है उत्तर की ओर, यहाँ से आ गया यहाँ। अब कहता इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? साथियों 1 इधर चला 2 इधर चला तो 3 हो गया कुल, इधर 5 चला और इधर जो है साथियों 9 घट गया, 9 माइनस चला गया, तो 5 इधर गया 9 उधर गया तो 4 यहाँ पर बचा है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कर्ण निकालने के लिए प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो √100 हो जाएगा साथियों 25। तो 25 किसका है? तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, 5 का वर्ग है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में लुप्त अंक को ज्ञात करना है। लुप्त अंक साथियों 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो हो जाएगा 21। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 तो हो जाएगा 98। उसी प्रकार 6 के स्क्वायर करेंगे 36, 7 के स्क्वायर करेंगे 49 और 3 को स्क्वायर करेंगे 9 तो हो जाएगा कितना? 9 9 18 6 24 के 4 और 4 3 7 2 9, यानी कि 94 यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, कहता है पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगुनी है। 20 वर्ष के पश्चात जो है पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाती है। तो पिता की वर्तमान उम्र कितना है? वर्तमान उम्र मान लेते हैं साथियों पिता की जो है 40 है 40 है। तब कहता है कि पिता की उम्र जो है पुत्रों के 2 पुत्र के योग के दोगुना है। 2 पुत्र हो गया 10-10 बरस के, तो 20 इसका दोगुना किया तो 40 आ गया। अब कहता है कि 10 वर्ष के पश्चात 20 वर्ष के पश्चात तो इसका भी उम्र हो जाएगा साथियों 20 वर्ष के बाद 30 वर्ष और इसका भी उम्र हो जाएगा 20 वर्ष के बाद 30 वर्ष और बाप का भी उम्र हो जाएगा 40 है, 20 वर्ष के बाद हो जाएगा 60 वर्ष। तो कहता है दोनों के योग के बराबर है। 60 इधर भी हो गया 2 पुत्र और पिता भी जो है बराबर हो गया, दोनों पुत्रों के योग के बराबर आ गया 60 वर्ष। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।